आज हमारा नया चैप्टर है राजनीतिक विज्ञान में, उसका नाम है कौटिल्य, विष्णुगुप्त। ठीक है, आज हम कौटिल्य के बारे में जानेंगे। पहले हेडिंग डाल देते हैं, कौटिल्य विष्णुगुप्त भी को कहते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम कौटिल्य के बारे में जानेंगे कि कौटिल्य कौन थे। कौटिल्य मौर्य काल के समय में, जो चंद्रगुप्त मौर्य का समय था, यहाँ तक कि चंद्रगुप्त मौर्य को स्वयं उन्होंने ही राजा बनाया था। ठीक है, एक बहुत बड़े आचार्य थे। माना जाता है कि तक्षशिला विश्वविद्यालय के अंदर ये पाठन कराते थे। ये एक शिक्षक थे और शिक्षक के रूप में पढ़ाया करते थे। तक्षशिला जो वर्तमान समय में पाकिस्तान की तरफ गांधार में थी, उस समय अभी पाकिस्तान में है। ठीक है, वहां पर ये पढ़ाया करते थे। मगर धनानंद नाम के एक राजा का निरंकुश होने के कारण उसके पूरे राज्य, पूरे भारत की जो व्यवस्था थी वो बिगड़ रही थी। और सिकंदर जैसे महान राजा इसके ओर गिद्ध की तरह नजर गड़ाए बैठा था। जैसे गिद्ध चोंच मारने के लिए बैठा रहता है, थोड़े से भी मांस का टुकड़ा दिख जाता है, तो उसी तरह वो इस पे नजर गड़ाए बैठा था भारत पे, कि अब भारत पे अयोग्य राजा है और हम उसको हटाकर और अपनी सेना लगा के और पूरे भारत पे कब्जा कर लेंगे। मगर जो आचार्य थे, जिनका नाम कौटिल्य था, वो नहीं चाहते थे कि ऐसा हो। इसीलिए उन्होंने एक योग्य राजा के बनाने की शपथ लिया और उन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य का राजा बना दिया। एक सड़क से उठा के बच्चे को राजा बना दिया। आप समझ सकते हैं एक शिक्षक का कितना पावर होता है, उसमें कितनी क्षमता होती है, जो सड़क से उठा के और बच्चे को एक पूरे भारत ने, बड़े अखंड भारत का राजा बना दिया। ठीक है, ऐसे थे हमारे हिंदुस्तान के जो टीचर हुआ करते थे। और आजकल साला टीचरों की बच्चे इज्जत नहीं करते, उनसे ही मुंह लड़ाने लगते हैं। ठीक है, हम मुद्दे पर आते हैं। तो कौटिल्य ये थे। कौटिल्य के बचपन का मतलब शुरू का नाम उनका गुणिक कह रहा हूँ, कुटीर माना जाता था। ठीक है, ये बहुत ही ज़्यादा ज्ञानी थे और इनके बारे में बहुत सारी कथाएं कही जाती है। अलग अलग विद्वान अपना अलग अलग मत रखते हैं। कई लोगों में मत है, मतलब इस पर भी कोई खास मत नहीं कि इनका जन्म कहाँ हुआ था। इनके जन्म के विषय पर भी अभी मत होता रहता है कि यहाँ हुआ था, वहाँ हुआ था। कुछ लोग इनको कहते हैं कि ये तक्षशिला के थे, कुछ कहते हैं कि ये श्रावण बेलगोला यानी कि मैसूर कर्नाटक के आसपास के रहने वाले थे। कुछ लोग इनको नेपाल का जो तराई क्षेत्र है, जहाँ पर फसलें ज़्यादा उग जाती है, मतलब समतल एरिया नेपाल का, वहाँ से इनको बिलोंग करते हैं, ऐसा माना जाता है कई लोगों के मत से। ठीक है, लेकिन हमें उनको मत से क्या लेना देना। आदमी को उसके स्थान से कोई मतलब नहीं होता है, जन्म स्थान से, उसके जाति धर्म से मतलब होता है कि उसने काम क्या किया अपने जिंदगी में। ठीक है, तो ये काम बहुत अच्छा करके गए, इसीलिए आज हम इनके बारे में पढ़ रहे हैं। ये इनकी जीवनी थी एक छोटी सी। ठीक है, बहुत ही योग्य व्यक्ति थे। इनको प्रत्येक तरह का ज्ञान था। इनको कहा जाता है कि उस समय ये सबसे ज्यादा जोर गुप्तचर और राजदूत व्यवस्था पर ज्यादा जोर दिया करते थे, क्योंकि इनका मानना था कि जो राजा अगर अपने दुश्मन को हराना है तो गुप्त उसकी कमजोरियों को जानना पड़ेगा। और कमजोरी जानने के लिए तो कोई ऐसा है नहीं कि विटामिन की गोली खाता हो तो कमजोरी का पता लग जाएगा कि अब विटामिन की गोली रोक देंगे तो साला कमजोर हो जाएगा, तो ऐसा होगा नहीं। उसकी कमजोरियों को पता लगाने के लिए उसके राज्य में गुप्तचर भेजते थे और उन गुप्तचरों से उनकी जासूसी करवाया करते थे। ठीक है, जासूस की भी जासूसी करवाने लगते थे। कभी कभी तो इतने ज्यादा मतलब सकी थे, किसी पे भरोसा नहीं करते थे। कहते थे अपने लक्ष्य को पाना है तो अपने बल पे पाओ, दूसरे के बल पे केवल उनका यूज करे थोड़ा बहुत, ये ना कि उसके भरोसे बैठ जाओ कि नहीं वही करके देगा तो हम वहां तक पहुंचेंगे। कभी लक्ष्य नहीं पा सकते आप ऐसे। ठीक है, तो कौटिल्य के बारे में बहुत सारी कथाएं हैं। ठीक है, ये कौटिल्य का एक परिचय था। परिचय इनको सबसे ज्यादा इसलिए विख्यात है ये क्योंकि इन्होंने अपने जमाने में अपने हाथों से एक पुस्तक लिखी थी, उनका नाम था अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र, इस पुस्तक, ये भारत की पहली ऐसी पुस्तक थी जो राजनीति का ज्ञान देती थी। राजनीति नाम था अर्थशास्त्र। अर्थ मतलब होता है धन और शास्त्र मतलब बुक, पुस्तक। अर्थ मतलब धन, धन का ज्ञान देने वाली बुक, नाम से ऐसा स्पष्ट होता है। मगर ये थी किससे संबंधित? राजनीति से। राजा कैसे बनता है, राजा को क्या क्या गुण होने चाहिए, क्या योग्यताएं होनी चाहिए, क्या उसके अंदर कौन से अधिकारियों को नियुक्त करना चाहिए। ठीक है,
शासन करने के लिए क्या व्यवस्थाएं होनी चाहिए, इन सब की जानकारी अर्थशास्त्र से मिलती है। इसके अंदर कुल मिला के 15 पाठ थे। पाठ, ठीक है। जो अर्थशास्त्र बुक थी उसके अंदर 15 पाठ थे। उसमें प्रमुख थे कंठक शोधन, धर्मशास्त्र, मुंडियोर, ऐसे करके कई पाठ थे। जो 15 पाठ थे कुल मिला के, और सबके सब फेमस थे। राजा का सप्तांग सिद्धांत, राजा की नियुक्ति कैसे होती है, और राजा का मित्र कैसा होना चाहिए, इन सब चीजों के ऊपर कौटिल्य ने अपनी बातें रखी हैं। ठीक है, समझ सकते हैं ना आप। तो कौटिल्य की ये सब बातें थी जो उन्होंने अपने अर्थशास्त्र बुक के अंदर रखी है। उसमें 15 पाठ होते हैं, आप इसको ध्यान रखना। ठीक है, इसके अंदर राजा का सप्ताह सिद्धांत है, हम उसको अभी जानेंगे। उसके बाद आता है कौटिल्य का दर्शन। कौटिल्य का दर्शन यानी उसका क्या मत था, उसके क्या बात थी, क्या भावनाएं थी समाज के बारे में। तो कहा जाता है कि कौटिल्य कहता था कि कौटिल्य जो थे अपने जमाने में अपनी बुक में अर्थशास्त्र में उन्होंने कहा है कि जब मैं ये बुक की रचना करना चाहता था, उससे पहले का जो समाज था मानो एकदम जंगल राज था, एकदम जंगल राज या न्याय कहो, लॉ ऑफ फॉरेस्ट। ठीक है, मनु ने इस तरह की बात की है। कोई भी जिस प्रकार जंगल के अंदर जीवन जीने के लिए, अपने जीवन के लिए दूसरे पशुओं को मारना ही पड़ता है, तो ही आप उसके अंदर जीवित रह सकते हैं। वही नियम था अब उस समय तक भारत के अंदर कि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को मार देता था अपने स्वार्थ के लिए, अपने लाभ के लिए। ठीक है, मनु ने इस प्रकार, मनु कह रहा हूं, कौटिल्य ने इसलिए जंगल राज और जंगल न्याय कहा है इसको। ठीक है, कौटिल्य का कहना था कि व्यक्ति को अपने आचरण को अच्छे तरीके से रखना चाहिए, किसी के प्रति उसको उदार रखना चाहिए, और किसी के प्रति उसको ज्यादा मतलब कठोर नहीं रखना चाहिए। इस प्रकार की बातें कही गई है। कौटिल्य को समुद्र शास्त्र का भी ज्ञान माना जाता है। समुद्र शास्त्र के अंदर आदमी एक तरह से अभी के समय में देखो तो जैसे साइकोलॉजी कहती है, वही हुआ करता था उस समय में समुद्र शास्त्र। उसके हाव भाव, सकल चाल चलन को देख के पता कर लेना कि वो सोच क्या रहा है। मनु विष कन्याएं भी बनाता था। ठीक है, विष कन्याएं वो स्त्रियां होती थी जैसे बचपन में ही छोटी और सुंदर बच्चियों को थोड़े थोड़े मात्रा में जहर दे देकर उनके शरीर में जहर का प्रभाव कर देना, और जब वो बड़ी होती थी तो किसी को जब दांत काट लेती थी तो उसकी मृत्यु हो जाती थी। इस प्रकार माना जाता है कि कौटिल्य को इस प्रकार की जो जहर विज्ञान था इसकी बहुत अच्छी नॉलेज थी। मतलब जहर विज्ञान के अंदर उसका बहुत अच्छा जहर विज्ञान के अंदर कौटिल्य का बहुत अच्छा नॉलेज था, वो अच्छे से कर पाता था ये सब चीजें। ठीक है, तो कौटिल्य के बारे में ये सारी बातें हैं, एक नॉर्मल सी। अब हम जानेंगे कौटिल्य का सप्तांग सिद्धांत। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। अब हम जानेंगे कौटिल्य के सप्तांग सिद्धांतों को। कौटिल्य ने जो अपने सप्तांग सिद्धांत दिए थे उसके अंदर उसने जिन चीजों की बारे में कहा था, और राजा को और अपने साम्राज्य को बचाए रखने के लिए, उसे बनाए रखने के लिए उसे किन किन चीजों की आवश्यकता पड़ती है, कौटिल्य ने उसके बारे में सारी बातें ठीक से कही है। पहला है स्वामी। कौटिल्य ने कहा है कि स्वामी का बहुत ही ज्यादा उदारपूर्ण होना और बहुत ही ज्यादा कठोर होना प्रजा के लिए बहुत ज्यादा नुकसानदायक होता है। स्वामी अच्छा होना चाहिए, कोमल हृदय का होना चाहिए, सहिष्णु होना चाहिए, कृतज्ञ होना चाहिए, प्रजा की रक्षा करने वाला होना चाहिए, सेना के बारे में सोचने वाला होना चाहिए, गरीबों के बारे में सोचने वाला होना चाहिए, अपने करों में छूट देने वाला होना चाहिए। ठीक है, कौटिल्य ने राजा के बारे में ऐसे करके कई बातें कही है, और कहा है कि राजा को अच्छे से अच्छा होना चाहिए, राजा एक प्रतापी होना चाहिए, वो डरपोक नहीं होना चाहिए। ठीक है, भय से दूर रहना चाहिए उसको। ऐसा नहीं कि लड़ाई हो तो पीठ दिखा के भाग जाए तो बस हो गया राजा, फिर बच गए, बन गया साम्राज्य बड़ा। ठीक है, मनु ने कहा है कि राजा की जो दृष्टि है वो दूर दृष्टि होनी चाहिए। साथ ही साथ कहा है कि जो राजा है
उसको अपनी सभा को बड़ा करके रखना चाहिए, उसकी सोच बड़ी होनी चाहिए। सोच बड़ी होगी तो बड़े बड़े राज्यों पे अपने आप ही वो विजय कर लेगा। ठीक है, कौटिल्य ने इस प्रकार करके कई बातों के बारे में कहा है। दूसरा पॉइंट कौटिल्य ने कहा है अमात्य। अमात्य के रूप में कौटिल्य का कहना है कि अमात्य वो होते हैं, जैसे वर्तमान समय में आप मंत्री परिषद होती है, उसके अंदर जो बहुत सारे मंत्री बैठे रहते हैं, उन्हीं को कौटिल्य ने अमात्य कहा है। अमात्य के रूप में कौटिल्य का कहना है कि जो अमात्य होता है वो उसको एक सही तरीके का एक योग्य व्यक्ति के रूप में अमात्य को नियुक्त करना चाहिए। राजा को खास कर ध्यान देना चाहिए कि जो अमात्य है वो अच्छा हो। यदि अमात्य अच्छा नहीं होगा तो राज्य का विनाश निश्चित है, क्योंकि अमात्य राजा संपूर्ण कार्य को अकेले नहीं संभाल सकता है। ठीक है, एक कड़ी की तरह काम करता है साम्राज्य। इतने बड़े साम्राज्य को एक राजा अकेले नहीं संभाल सकता है। वो अपने बातों को पहले मंत्री को बताता है, मंत्री अपने अधीनस्थों को बताता है, अधीनस्थ अपने अधिकारियों को बताता है, अधिकारी जो कर्मचारी है उनको बताता है। इस तरह पूरे राज्य का संपादन होता है। अगर उसके अमात्य यानी मंत्री परिषद के जो व्यक्ति हैं वो योग्य नहीं होंगे, वो सही तरीके से काम नहीं करेंगे, तो राजा कितनी ही अच्छी बातों को ऊपर से नीचे तक लागू करना चाहेगा, वो नीचे तक एक गरीब व्यक्ति तक, एक जो सबसे लास्ट अंतिम वर्ग है वहां तक उस सुविधा का संचालन, वो सुविधा नहीं पहुंचेगी, चाहे आप कुछ भी कर लीजिए। ठीक है, इसीलिए कौटिल्य ने जोर दिया है कि अमात्य, यदि आपके कुछ रिश्तेदार हैं और वो चाहते हैं अमात्य बनना, तो उन्हें अमात्य नहीं बनाना चाहिए। आप उन्हें फ्री सेवा दीजिए, अपने रिश्तेदार हैं तो उनको लाभ दीजिए, उनको ऐसा महसूस कराइए कि आप सच में आप उनके रिश्तेदार हैं, मगर उनको अमात्य का पद हर किस ना दें। ठीक है, आपके शासन व्यवस्था में उनका थोड़ा सा भी कंट्रीब्यूशन नहीं करना चाहिए। एक अयोग्य व्यक्ति पूरे के पूरे शासन व्यवस्था को बिगाड़ सकता है। इसके ऊपर कौटिल्य का कहना है कि जिस प्रकार एक गंदी मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है, उसी प्रकार। ठीक है, तो कौटिल्य का कहना है कि अमात्य योग्य होना चाहिए। उसके बाद से कौटिल्य ने कहा है जनपद। जनपद किसको कहा जाता है? वो इलाका जहां पर राजा का शासन चलता है उसको जनपद कहा जाता है। पूरा साम्राज्य, जिसको हम साम्राज्य भी कह सकते हैं, लेकिन उस समय एक शब्द निकला था जनपद। जनपद, यहाँ पे दो शब्द है। जन का अर्थ होता है व्यक्ति और पद का अर्थ होता है पांव। जहां पर व्यक्तियों के पांव पड़ गए, बहुत से मात्रा में वहां पे व्यक्ति आके बस गए, उसी को उस समय जनपद कहा जाने लगा। तो जो जनपद है वो अच्छे तरीके से होना चाहिए, सुदृढ़ रूप से होना चाहिए। ये नहीं कि, और जनपद के अंदर कौटिल्य का कहना है कि जनपद किसी एक चीज में सर्वश्रेष्ठ होना चाहिए, या फिर वहां पे कुछ खास बात होनी चाहिए। जैसे कि आप ले सकते हैं वहां पे कोई धातु, बहुमूल्य धातु निकलती हो, सोना, चांदी, हीरा, मोती, जवाहरात, कोयला। ठीक है, उस समय कोयला का यूज होता था। ठीक है, कोयला, या फिर वहां से नदियां गुजरती हो, भूमि उपजाऊ बहुत ज्यादा हो, इस प्रकार की कुछ ना कुछ विशेषता आपके जनपद की होनी चाहिए। यदि आपका जनपद ऐसा नहीं है तो समझिए कि आपको किसी चीज की कमी है, आप दूसरे पर निर्भर हैं। ठीक है, यदि आपके पास इनमें से किसी भी कोई भी अगर एक चीज है बहुतायत मात्रा में, तो आप उसे बेचकर या दूसरों को देकर और अपने संगी जो संबंधी हैं उनसे उसके बदले में जो आपको आवश्यकता है उसको ले सकते हैं। इसीलिए कौटिल्य का कहना है कि जनपद बहुत ही अच्छा होना चाहिए, सुदृढ़ रूप से होना चाहिए। ठीक है, फिर कौटिल्य का कहना है कि दुर्ग क्या होता है? किला। जो किला है वो अच्छा होना चाहिए। अगर बाहरी आक्रमण होता है तो जनपद के ऊपर तो कब्जा हो जाता है, नॉर्मल बात है, लेकिन किला के ऊपर कब्जा नहीं होना चाहिए। यदि किला के ऊपर भी कब्जा हो जाता है तो इससे बुरी बात कुछ भी नहीं, क्योंकि अगर किले के अंदर वो घुस गए तो समझिए कि वो पूरे आपके जनपद के अंदर घुस गए। इसीलिए कोई भी राजा सबसे पहले आक्रमण करता है तो छोटा सबसे पहले किला के अंदर घुसने की कोशिश करता है। अपने साथ बड़े बड़े हाथी लाएगा, मार के थुथुन से मार के पूरा दरवाजा तोड़ देते हैं। दरवाजा तोड़ने के बाद अंदर जाएंगे, अंदर जाने के बाद सबको फाइल निपटाएंगे। ठीक है, जो भी अंदर रिश्तेदार होंगे उनको भी निपटाएंगे। उसके बाद से वो झंडा ले जाके ऊपर लहरा देंगे किला पे, हो गया हमारा राज। ठीक है, किला पे झंडा लहर गया तो मतलब समझिए कि पूरे राज्य पे हमारा कब्जा है। अब हमारे खिलाफ खड़ा होने वाला कोई भी नहीं है। ठीक है,
कौटिल्य का कहना है कि किला एक अभेद्य होना चाहिए, सुरक्षित होना चाहिए, जो दुर्ग है वो सुरक्षित होना चाहिए। इसके लिए उसने 4 प्रकार के दुर्ग कहा है। पहला तो अद्वितीय, अद्वितीय दुर्ग, पानी से घिरा हुआ, पानी से। दूसरा पर्वत, पर्वत से घिरा हुआ। वन वाला, वन से। मरुभूमि, भूमि, निर्जन स्थल। कौटिल्य का कहना है कि जो दुर्ग है वो 4 प्रकार के होते हैं, अद्वितीय, पर्वत, वन, मरुभूमि। अद्वितीय दुर्ग वो होते हैं जिसके चारों तरफ पानी का ढेर रहता है, यानी कि कुछ नदियों के उसके अगल बगल में नदियां होंगी जिनके अंदर पानी भरा रहेगा। यदि कोई राजा कोई इनके ऊपर आक्रमण कर देता है और इधर पूरा कब्जा कर लेता है तो वो अंदर नहीं घुस पाएगा, क्योंकि पानी को पार नहीं कर पाएगा। इसीलिए आप फिल्मों के अंदर भी आप देखते होंगे तो एक दरवाजा रहता है और उस दरवाजे के पूरे बगल में, पूरे किले के बगल में पानी की मोटी सी नदी के बराबर नहर खुदी रहती है। और जब लड़ाई होता है तो सबसे पहले दरवाजा बंद कर दिया जाता है किले का और तब लड़ाई लड़ा जाता है। ऊपर दीवार जो होती है 4 दीवारी, इसके 4 तरफ 4 दीवारी भी तो होती है, उस पर चढ़ के, ठीक है। यदि क्योंकि वो उस पानी में कूद नहीं पाएगा और पानी में कोई भी मनुष्य है उसकी गति धीमी हो जाएगी, ठीक है, गति धीमी हो जाएगी तो ऊपर के किले पे चढ़े हुए जो लोग हैं, जो सैनिक है, वो उसे तीर से मार के खत्म कर देंगे, ठीक है। और इस प्रकार अपने किले को बचाया जा सकता है। पर्वतों से घिरा होना चाहिए दुर्ग। उनका कहना है पर्वत से घिरा रहेगा तो क्या होगा उससे कि चारों तरफ से अभेद्य रहेगा। यदि आपके पास कोई सैनिक आनी चाहती है, कोई जो आक्रमणकारी है वो आना चाहता है तो उसे पहले ऊपर चढ़ाई करनी पड़ेगी, और आप तो ऑलरेडी ऊपर में है, तो ऊपर में बैठे बैठे आप उनको तीर इतना भी तान के मारेंगे तो नीचे जाके लग जाएगा, लेकिन नीचे से तान के मारेंगे ना तो उसके तक पहुंचने में बहुत देर लगेगा, साथ ही साथ आपको बहुत ज्यादा तानना पड़ेगा, इतना डिफिकल्ट होता है। आपको अगर आप उसको तीर मारना चाहते हैं तो आपको जो छिपे हुए हैं जहां पर, वहां से हट के और बाहर निकल के तीर मारना पड़ेगा, और वो जहां छिपे हुए वहीं से इस तरह टुनका देंगे, माथे में लगेगा, खेल खत्म, ठीक है। तो इस प्रकार कहा गया है कि जो पर्वत है उधर की तरफ में हमें किले बनाने चाहिए, पर्वतों से बचा रहेगा। फिर वन के किले, वनों के अंदर भूल भुलैया टाइप के वो होते हैं, ठीक है, बहुत बड़ा वन है, उसके अंदर आपका किला है तो आप एक तरह से सुरक्षित है, ठीक है, क्योंकि आपको कोई खोज नहीं पाएगा उस वन के अंदर, तो आपको मारेगा कैसे, इसलिए वनों के अंदर भी किले बनाने चाहिए। मरुभूमि, मरुभूमि इसलिए कहा गया है, मरुभूमि में अब आप कहोगे किस तरह सुरक्षा, किला बना दिया हमारा साम्राज्य, यदि मरुभूमि है यानी चारों तरफ कोई भी नहीं है, यदि कोई हम पे आक्रमण करना चाहेगा तो उसको छुपने के लिए भी तो कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन हम लोगों को छुपने के लिए हमारा किला है, लेकिन वो जो आक्रमणकारी है उसको छुपने के लिए कुछ नहीं है, वो सुचार पूरा क्षेत्र पड़ा हुआ है, कुछ भी नहीं है, सब सन्नाटा है, वो दौड़ते हुए आएगा और आप यहाँ से तीर मार दोगे, वो दौड़ते हुए जाएगा आप यहाँ से तीर मार दोगे, क्यों, और तीर भी उसी को लगेगी क्योंकि उसको छुपने के लिए कुछ जगह नहीं है, और टारगेट जब भी भेजा जाता है तो छुप छुप के जाया जाता है, जैसे पहले दीवार के पास छुपा जाएगा, फिर पटरे के पास, कहीं कहीं छुप के आदमी टारगेट तक पहुंचता है तब उसको हमला करता है, लेकिन यहाँ पे तो छिपने की जगह नहीं मिलती मरुभूमि वाले क्षेत्र में, और आपको वो मार देगा, ठीक है। इसलिए कहा गया है इस प्रकार के मतलब दूर होते हैं। इसमें भी जो कौटिल्य है उसका कहना है कि हमें एक पानी वाला बनाना चाहिए और उसके बाद से एक पर्वत वाला, जो वन वाला है और निर्जन भूमि वाला है ना, ये किले, ये दुर्ग तब होते हैं जब राजा के राज्य पे आक्रमण होकर सब कुछ लुटा गया है, बचा नहीं है कुछ भी, तो वो छुपने के लिए और छुप छुप के लड़ने के लिए इन किलों का, दुर्गों का यूज कर सकता है, ठीक है। तो बाकी इन दोनों के बारे में कौटिल्य ने कहा है कि ऐसा दुर्ग होना चाहिए राजा के पास, और दुर्ग के बारे में और कहा है कि दुर्ग संपन्न होना चाहिए प्रत्येक चीजों से, उसके अंदर इतना बड़ा दुर्ग हो कि अगर खेती करने की भी कभी कमी पड़ जाए, चारों तरफ से कई बार होता है ना कि दुर्ग इतना ज्यादा अभेद्य होता है कि राजा तो अंदर नहीं घुस पाता है आक्रमणकारी, लेकिन वो किसी को बाहर से अंदर भी तो नहीं जाने देगा, और राशन अंदर कितने साल का आप रखोगे, 1 साल का, 1.5 साल का, आखिर एक दिन ना एक दिन वो खत्म हो जाएगा और आप भूख के मारे मर जाओगे। इसलिए कहा है कौटिल्य ने कि दुर्ग बड़ा होगा तो अंदर ही खेती करेंगे, अंदर ही उपजाएंगे, अंदर ही खाएंगे, पानी का भी स्रोत अंदर ही होना चाहिए जिसको कोई रोक ना पाए, ठीक है। तो
कौटिल्य ने बहुत अच्छी तरीके से कहा है कि राजा को ये अगर इन सब नियमों पे चले ना तो राजा हरवे नहीं करेगा। फिर कोष, कोष मतलब पैसा। कौटिल्य का कहना है कि कोई कितना भी अच्छा हो, चाहे कुछ भी हो, कौटिल्य ने राजा के बाद सबसे ज्यादा जो जोर दिया है वो धन पे कहा है। कौटिल्य का कहना है कि धन यदि राज्य के पास नहीं है तो वो राज्य बेकार है, क्योंकि बगैर धन के वो राज्य कितने दिनों तक चलेगा। धन की मात्रा अच्छी होनी चाहिए और बहुतायत में होनी चाहिए। धन के लिए कौटिल्य ने कहा है कि वहां पर जो काम करने वाले अधिकारी है, कर्मचारी हैं, उनको सही वेतन दिया जाए। ये नहीं कि कम वेतन दोगे तो लालच के मारे एक दिन पूरा सफा चट करवा देंगे, किसी दिन किसी दूसरे राजा के साथ मिल जाएगा, उसको दोगे 2000 रुपया और 2 करोड़ का रखवाली करा रहे हो उस आदमी से और 2000 रुपया दे रहे हो उसको, तो उसको मन में लालच चाहिए ना करेगा। उसको कम से कम 8000 10,000 रुपया दो, उसको लगे कि हाँ भाई कर रहे हैं रखवाली, हमारी जिम्मेदारी है, छाती पे हाथ रख के कहे, गर्व से कहे कि हाँ जिम्मेदारी है। ये नहीं कि 2000 रुपया दो तो कहने में भी शर्मिंदगी आएगी, साला पैसा का रखवाली करता है और पैसा कितना कम कमाता है, ठीक है, तो अच्छा नहीं लगता है। कौटिल्य ने कहा उसको अच्छा वेतन दिया जाए, अच्छी अच्छी चीजें दी जाए, सुविधाएं दी जाए, साथ ही साथ उन पर नियंत्रण और निरीक्षण बहुत अलग अलग किस्म से और बेहतरीन किस्म से रखनी चाहिए, नहीं तो वो एक दिन कंगाल कर देगा आपको, ठीक है। तो पैसे के ऊपर ये कहना है, धन बहुत जरूरी है। धन के लिए कहा है कि हमें जो अपनी प्रजा है उसके धन का छठा जो उपज हो रही है उसका छठा भाग लेना चाहिए। ये नहीं कि आधा आधा कर लो 50-50, ऐसा नहीं करना है। छठा भाग उससे लेना है और उसको अपने राज्य कोष में यूज करना है, और जो बहुमूल्य धातु है उसको और ज्यादा सुरक्षित जगह पे रखना चाहिए, ठीक है। कौटिल्य ने ऐसी सब बातें की है धन के ऊपर। बगैर धन के राज्य नहीं चल सकता। छठा पॉइंट है दंड और सेना। कौटिल्य का कहना है कि सेना बहुत ही गजब होनी चाहिए, मतलब ये लगा लो मजबूत, निर्भय, ताकतवर, जितनी बड़ाई कर लो उतनी कम, ऐसी सेना होनी चाहिए, बिल्कुल, ठीक है। आपका बॉर्डर है, आपको सेना को रखना चाहिए, ठीक है। बगैर सेना के आप ऐसे हो जाओगे जैसे शादी से पहले कुंवार लड़की, ठीक है, कोनो आके चोट्टा हाथ मारने की कोशिश करता है, उसी तरह राज्य होता है, ठीक है। अगर आपके पास सेना नहीं है तो कोई भी आके आपके ऊपर हमला करने की कोशिश करेगा, बार बार आपको लूटने की कोशिश करेगा, ठीक है, क्योंकि उसको डर नहीं है किसी भी भय का, उसको भय नहीं है कि आप उसका कर ही क्या लोगे, क्योंकि आपके पास सेना नहीं है। और सेना भी मजबूत होना चाहिए। कौटिल्य का कहना है कि सेना के अंदर क्षत्रिय वर्ग को रखना चाहिए, क्योंकि वो हाथों से नहीं तलवार से बात करते हैं, मुंह से नहीं तलवार से बात करते हैं, ठीक है, क्षत्रिय वर्ग। कौटिल्य का कहना है कि उसमें ब्राह्मण मत रखो, क्योंकि ब्राह्मण कोमल हृदय के होते हैं, उनका कोई ज्यादा आदर सत्कार कर देगा, बाबा हम आप ही के चेले थे पहले, अब छोड़ दिए हैं, ये वो पिघल जाते हैं, फिर वो उसको क्षमा कर देगा, अच्छा तू ही रहा, ठीक है चला जा, ठीक है। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, ठीक है। नहीं तो ब्राह्मण वर्ग को इसीलिए कौटिल्य ने मना किया है, क्योंकि उनका हृदय कोमल होता है, वो क्षमा कर देंगे, वो चला जाएगा, बाद में फिर आक्रमण करेगा। क्षत्रिय वर्ग हो, एक ही बार में तलवार निकाले तो केवल खून बहना चाहिए, बस, और कुछ नहीं। कौटिल्य ने इस प्रकार का, और सेना कठोर होना चाहिए, सेना का जो ट्रेनिंग है वो भी अच्छे तरीके से होना चाहिए। कहा जाता है कि सेना को अगर हर चीज मिलती है, अगर सेना संतुष्ट है तो विजय निश्चित है। इसीलिए कौटिल्य ने कहा है कि सेना को वेतन अच्छा देना चाहिए। हम लोग सैनिकों को ही वेतन सबसे कम दे देते हैं, और सैनिकों को कहते हैं कि चोट्टा पूरा साल तो तू बैठा रहता है, लड़ाई थोड़ी ना हो रहा है भर दिन, लेकिन जिस दिन लड़ाई होता है वो भी उसी मौके का इंतजार करता है और कहता है कि भर साल बैठे थे ना, बस एक बार गद्दारी करेंगे और सारा देश डूब जाएगा। इसीलिए सैनिकों को वेतन और उसको हर एक प्रकार की सुविधा देनी चाहिए, कैंटीन व्यवस्था देनी चाहिए, ठीक है, उनको खाने की सुविधा देनी चाहिए, पहनने ओढ़ने कपड़े लत्ते, और समाज के अंदर एक अच्छा इज्जत देना चाहिए, ठीक है। इसीलिए हमारे सैनिकों को बेहतरीन बनाना चाहिए और वो हमारे राज्य की रक्षा कर सकेंगे। उसके बाद से आखिरी कहा है मित्र, सातवां नियम मित्र। कौटिल्य का कहना है मित्र अच्छा होना चाहिए, क्योंकि हमेशा पड़ोसी हमेशा दुश्मन होता है, ये बात तो आप जानते हो, लेकिन अगर आप मित्र अच्छा बना के रखोगे तो आपका वो दुश्मन नहीं बनेगा। मित्र ऐसा हो जो लोभ लालच के चलते नहीं, आपसे हृदय प्रेम के कारण आपसे जुड़ाव रखे। कहने का मतलब है कि आपको जब जरूरत पड़े तुरंत के तुरंत आपकी सहायता के लिए आ जाए, ये ना कहे कि पैसा नहीं है, टाइम नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, ऊपर से एक्सक्यूज पे एक्सक्यूज देता जाए, ठीक है। ऐसा मित्र नहीं चाहिए, ठीक है, जो समय आने पर धोखा देके चला जाए। मित्र ऐसा होना चाहिए, एक बार कहो फोन करके, हाँ फोन उस टाइम नहीं था लेकिन एक बार चिट्ठी भेज दो, हाँ
तो हाँ ही आ जाए, ठीक है, तुरंत का तुरंत। ऐसा मित्र होना चाहिए, कौटिल्य का कहना है, ठीक है। तो ही मित्र का नियम और मित्र की जो मित्रता है वो चलती रहेगी, ठीक है। तो ये सप्तांग सिद्धांत कौटिल्य ने दिया था। अब इसके बारे में मैंने आपको बता दिया, और इस तरह से मतलब कौटिल्य का कहना था कि राज्य को चलाएं तो राज्य सही तरीके से चलेगा, ठीक है। कौटिल्य का ये सप्तांग सिद्धांत था। कल हम राजा के बारे में पढ़ेंगे। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।